यह साल 2024 की फिलीपींस की नई डरावनी फिल्म है गुमानटोंग का आतंक। गुमानटोंग असल में छोटे बच्चों की हड्डियों या तेल से बने बच्चे जैसे पुतले होते हैं। लोग इसे आम भाषा में छोटा भूत पालना भी कहते हैं। माना जाता है कि यह चीज किस्मत बदल सकती है, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसका बुरा असर लंबे समय तक रहता है। कहानी की शुरुआत एक अकेली माँ क्लारा से होती है। वह अपनी 2 प्यारी बेटियों की परवरिश कर रही होती है। उसे लगता था कि वह हमेशा अपने बच्चों के साथ रहेगी, लेकिन एक दिन उसकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उसका बेटा सड़क पार करते समय गाड़ी से टकरा जाता है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। उस दिन के बाद क्लारा को बहुत पछतावा होता है। वह अपने बेटे की अस्थियां हमेशा अपने साथ रखती है। उसका मंगेतर सैचुन यह देखकर बहुत दुखी होता है। क्लारा का दुख कम करने के लिए वह तय करता है कि वह तय समय से पहले ही क्लारा से शादी कर लेगा, लेकिन शादी से पहले उन्हें थाईलैंड जाकर सैचुन की मां से अनुमति लेनी होती है। इसलिए दोनों क्लारा की बेटी केटी को साथ लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक एक कौवा तेजी से उड़कर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। सैचुन गाड़ी रोककर नीचे उतरता है और देखता है कि कौवा बुरी तरह घायल है और मरने वाला है। उसका दर्द खत्म करने के लिए सैचुन उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इस अजीब घटना के बाद सबका मन घबराया रहता है, लेकिन आगे कोई और अनहोनी नहीं होती। वे सुरक्षित सैचुन के थाईलैंड वाले घर पहुंच जाते हैं और वहां उसकी मां कुनन से मिलते हैं, जो दिखने में बहुत मेहमान नवाज है। कुनन क्लारा और उसकी बेटी की बहुत तारीफ करती है। अपने स्नेह को दिखाने के लिए वह केटी से कहती है कि फूलों की टोकरी घर के पूजा स्थान पर रख दे। असल में कुनन बहुत अंधविश्वासी औरत है और वह आमतौर पर किसी को भी अपने पूजा स्थान को छूने नहीं देती, लेकिन गलती से केटी पूजा स्थान पर रखा फूलदान छू देती है। कुनन बहुत तेज गुस्सा हो जाती है, जिससे क्लारा और केटी डर जाती हैं। बाद में सैचुन उसे शांत करता है। तब कुनन को एहसास होता है कि उसने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। वह फिर से सामान्य हो जाती है और कहती है कि गलती फूलदान की थी, केटी की नहीं। रात को कुनन उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्लारा सोचती है कि शायद वह दिन की बात के लिए माफी मांग रही है, लेकिन कुनन उनसे कहती है कि इन व्यंजनों को याद रखें और आगे भी उसके प्यारे बेटे के लिए बनाते रहें। क्लारा सैचुन की तरफ देखती है, जो पास में मुस्कुरा रहा होता है, और मजबूरी में हाँ कर देती है। उसे लगता है कि कुनन ने उनकी शादी मान ली है, लेकिन जब कुनन को पता चलता है कि शादी के बाद दोनों किसी दूसरे शहर में रहने की सोच रहे हैं, तो वह गुस्से में खाना छोड़कर उठ जाती है। सैचुन जानता है कि उसकी माँ उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती, लेकिन वह और क्लारा पहले ही तय कर चुके हैं कि आगे चलकर वे माँ को अपने साथ रखेंगे। जब सैचुन यह बात अपनी माँ को अकेले में बताता है, तब भी वह नहीं मानती। वह तो यहाँ तक कह देती है कि शादी ही रद्द कर दो। सैचुन इनकार कर देता है और तय करता है कि कुछ दिनों बाद फिर से माँ को समझाएगा। अगली सुबह वह क्लारा को बाजार घुमाने ले जाता है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके, लेकिन क्लारा अभी तक अपने बेटे की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाई है। वह हर जगह अपने बेटे की अस्थियों का कलश साथ लेकर जाती है। इसी दौरान एक महिला भिखारिन उसे देख लेती है। वह समझती है कि क्लारा हड्डियों से कोई तांत्रिक पुतला बनाना चाहती है। वह अचानक कलश छीन लेती है और क्लारा को अपने पीछे पीछे गांव के बाहर एक मंदिर तक ले जाती है। वहां वह ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनकी कोई खास इच्छा हो। क्लारा पहले तो अपने बेटे की अस्थियां लेकर वापस जाना चाहती है, लेकिन जब एक तांत्रिक उससे पूछता है कि क्या वह अपने बेटे को फिर से जीवित देखना चाहती है, तो क्लारा रुक जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह यह कोशिश करने का फैसला करती है। तांत्रिक के कहने पर वह अपने बेटे की अस्थियां निकालती है। जैसे ही तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, क्लारा सामने खड़े आदमी से एक छोटा चाकू लेती है। वह अपनी हथेली को हल्का सा काटती है और अपना खून एक खोपड़ी जैसे दिखने वाले गुड़िया पर टपकाती है। तांत्रिक उसे चेतावनी देता है कि उसके बेटे की आत्मा अब इस गुड़िया के अंदर बंद कर दी गई है। अब उसे इस गुड़िया की देखभाल अपने असली बेटे की तरह करनी होगी। खास तौर पर उसे मीठी चीजें और मीठे पेय ज्यादा देने होंगे। सही समय आने पर वह अपने बेटे के पुराने रूप में वापस आ जाएगा। अपने बेटे को फिर से जीवित देखने की चाह में क्लारा तांत्रिक की बातों पर विश्वास करने का फैसला कर लेती है। जब वह सैचुन के घर लौटती है, तब बहुत देर रात हो चुकी होती है। कुनन अभी तक सोई नहीं थी। जैसे ही वह क्लारा की गोद में रखी डरावनी गुड़िया को देखती है, वह डर जाती है। कुनन तुरंत पहचान लेती है कि यह गुड़िया तांत्रिक द्वारा बनाई गई गुमानथोंग है। वह कहती है कि यह गुड़िया अपने मालिक की इच्छाएं तो पूरी करती है, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी मुसीबत भी ला सकती है। यहाँ तक कि यह अपने मालिक की आत्मा को भी निगल सकती है। लेकिन क्लारा को विश्वास है कि उसके बेटे की आत्मा उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह कुनन की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेती। क्लारा यह नहीं जानती कि जो आत्माएं अचानक दुर्घटना में मरती हैं, उनके मन में गहरा दुख और गुस्सा रह जाता है।
अगर उन्हें पता चल जाए कि वे इस गुड़िया में कैद हैं, तो उनका यह गुस्सा और बढ़ सकता है। उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। केटी की गोद में रखी गुड़िया अचानक अपने आप जमीन पर गिर जाती है। केटी को लगता है कि शायद कोई बिस्तर के नीचे छिपकर मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह नीचे देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। वह थोड़ी उलझन में वापस बिस्तर पर लेट जाती है। तभी अचानक उसके कंबल के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और गुड़िया छीनने की कोशिश करते हैं। केटी जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर क्लारा और सैचुन तुरंत कमरे में आते हैं। केटी की बात सुनकर दोनों को लगता है कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। सैचुन क्लारा को बेटी के पास रहने के लिए कहती है और खुद बाहर जाकर आसपास खोजती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। उसे सिर्फ एक संगीत बजाने वाला डिब्बा मिलता है जो अपने आप बज रहा होता है। जैसे ही वह उसे उठाती है, उसकी माँ अचानक पीछे आ जाती है। वह कहती है कि यह सब गुमानथोंग की वजह से हो रहा है। फिर वह उस संगीत वाले डिब्बे को लेकर पास की झील में फेंक देती है। सैचुन समझ नहीं पाती कि उसकी माँ उस डिब्बे से इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करती। अगली सुबह घर के बाहर बने पूजा स्थान से चढ़ाया हुआ प्रसाद अपने आप नीचे गिर जाता है। उसी समय सैचुन को सपना आता है कि कोई उसके बिस्तर के पास आता है और उसका गला जोर से दबाने लगता है। सैचुन डर के मारे अचानक जाग जाती है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन वह अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाती कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके मुंह से एक छोटे बच्चे जैसा आकार बाहर आ रहा हो। डर के कारण वह फिर से झटके से जाग जाती है। उसे समझ आता है कि वह सपने के अंदर भी सपना देख रही थी। उसके लिए यह बिल्कुल नया और डरावना अनुभव था। दूसरी ओर केटी क्लारा से कहती है कि पिछली रात जो आत्मा आई थी वह शायद उसका मरा हुआ भाई था। बेटी की बात सुनकर क्लारा को पूरा विश्वास हो जाता है कि गुमानथोंग सच में काम कर रहा है। केटी को शांत करने के बाद क्लारा एक थाली में मिठाई और मीठा पेय लेकर गुड़िया के पास जाती है। वह मन ही मन चाहती है कि उसका बेटा जल्द से जल्द उसके सामने आ जाए। फिर वह उस गुड़िया को अपनी छाती से लगाकर पकड़ लेती है और बार बार अपने बेटे का नाम लेने लगती है। उसे यह नहीं पता कि उसी समय उसका बेटा, जो दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर मरा था, उसकी आत्मा उसके पीछे खड़ी है। जैसे ही क्लारा को हल्का सा एहसास होता है, वह आत्मा अचानक गायब हो जाती है। हालांकि क्लारा ने अपने बेटे की आत्मा को साफ साफ नहीं देखा, लेकिन बेटे की मौत के बाद यह पहली बार था जब उसे सच में उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह यह खुशखबरी कुनन और सैचुन को बताती है, लेकिन कुनन उसकी बात सुनकर खुश होने के बजाय उसे रोकती है। वह बार बार समझाती है कि गुमानथोंग बुरी आत्माओं को बुला सकता है। वह क्लारा से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दे, लेकिन क्लारा का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी केटी ने देखा कि उसकी माँ ने उसके भाई के लिए जो मिठाइयाँ रखी थीं, वे वहीं रखी हैं। वह खुद को रोक नहीं पाई और कुछ टॉफियां चुपके से खा ली, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके सारे दांत गिर गए हैं। डर के मारे वह अपनी माँ को बुलाने के लिए भागी। तभी घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घबराकर केटी दरवाजे के सामने बैठ गई और जोर जोर से अपनी माँ को पुकारने लगी। जब क्लारा, सैचुन और कुनन वहां पहुंचे, तब केटी ने देखा कि उसके दांत बिल्कुल सही थे। उसे समझ आया कि जो कुछ उसने देखा था वह शायद सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन जब क्लारा को पता चला कि केटी ने अपने भाई के लिए रखी मिठाई खा ली है, तो वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने केटी को डांटा और कहा कि तुरंत सारी टॉफियां वहीं वापस रखो। केटी डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। सैचुन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन क्लारा ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि कोई बाहरी व्यक्ति उन मिठाइयों को हाथ नहीं लगाएगा। इतना ही नहीं, उसने सैचुन को जोर से धक्का भी दे दिया। गुस्से में पागल हुई क्लारा ने सैचुन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उन पर आरोप लगाया कि वे उसके बेटे के दोबारा जीवित होने में बाधा डाल रहे हैं। फिर वह जैसे अपना होश खो बैठी और सबको घर से बाहर निकाल दिया। अपनी गलती समझकर केटी अकेली आंगन में बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे अपने छोटे भाई साख की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठकर उसे ढूंढने लगी। उसे यह नहीं पता था कि उसका भाई ठीक उसके पीछे खड़ा है। अचानक साख उसके सामने आ गया, उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और फिर भाग गया। यह वही खेल था जो दोनों भाई बहन अक्सर खेलते थे। केटी को लगा कि उसका भाई सच में वापस आ गया है। वह खुशी से उसके पीछे भागी और उसके साथ खेलने लगी, लेकिन खेलते समय उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी और चालाक मुस्कान आ रही थी। साख जानबूझकर केटी को एक जगह ले गया जहां ऊपर कैंची टंगी हुई थी। वह चाहता था कि कैंची गिरकर केटी को घायल कर दे, लेकिन तभी सैचुन वहां से गुजर रही थी। उसने केटी को आवाज लगाई और उसे अपने साथ ले गई। इस तरह अनजाने में ही केटी की जान बच गई।
उधर क्लारा अपने बेटे के साथ बिताए खुशियों भरे पलों को याद कर रही थी। तभी उसे पीछे से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी तो देखा कि साख उसके पीछे खड़ा है। बेटे को देखकर वह भावुक हो गई और दौड़कर उसे गले लगा लिया, जैसे उसे दोबारा पा लिया हो। उसी समय बहुत जिज्ञासु कुनन बाहर खड़ी होकर क्लारा की बातें सुन रही थी। थोड़ी ही देर में उसे दूसरे कमरे से संगीत वाले डिब्बे की आवाज सुनाई दी। कुनन का चेहरा बदल गया। वह तुरंत उस कमरे में पहुंची जहां से आवाज आ रही थी। वहां उसने देखा कि एक लंबे बालों वाली औरत आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही है। कुनन उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि वह औरत अचानक उसकी ओर दौड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसका गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। बगल वाले कमरे में मौजूद क्लारा ने सबसे पहले कुनन की चीख सुनी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुनन जमीन पर पड़ी हुई है और अपने ही गले को दबा रही है। क्लारा तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी और उसके हाथ हटाने की कोशिश की। तभी पीछे से आई सैचुन ने यह दृश्य देखा और उसे लगा कि क्लारा उसकी माँ को मारने की कोशिश कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कुनन ने भी बिना कुछ सोचे समझे क्लारा पर ही हमला करने का आरोप लगा दिया। क्लारा समझ नहीं पाई कि कुनन सच को उल्टा क्यों बता रही है। उसे इस बात का भी दुख हुआ कि सैचुन ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। उसने अपना सामान बांधा और तय किया कि वह उसी रात केटी को लेकर यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जैसे ही क्लारा ने गाड़ी स्टार्ट की, माँ बेटी ने देखा कि एक औरत की आत्मा गाड़ी के सामने खड़ी है। क्लारा डर के मारे तुरंत ब्रेक लगाती है। पलक झपकते ही वह आत्मा गायब हो जाती है। वह दोबारा गाड़ी चलाने की कोशिश करती है। तभी केटी डर भरी नजरों से अपनी माँ को देखने लगती है। केटी को दिखता है कि वही औरत की आत्मा क्लारा की पीछे वाली सीट पर बैठी है और अपना हाथ बढ़ाकर उसका गला दबा रही है। क्लारा घबराकर गाड़ी रोकती है और उस आत्मा से छुटकारा पाने की कोशिश करती है। आखिर में सौभाग्य से सैचुन समय पर वहां पहुंच जाती है। आखिरकार सैचुन समय पर पहुंचकर माँ और बेटी की जान बचा लेता है। अपनी आंखों से भूत प्रेत की सच्चाई देखकर सैचुन को समझ आता है कि उसने क्लारा को गलत समझा था। उसके समझाने पर क्लारा अपना मन बदलती है और वहीं रहने का फैसला करती है। इस गलत फहमी के बाद दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वे जल्दी शादी करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनकी यह बात कोने में छिपकर सुन रही कुन्नन के कानों तक पहुंच जाती है। वह अपने बेटे को इस औरत के साथ जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ करने का निश्चय किया। पर रात होते ही सैचुन खुद चुपके से कुमानटोंग को उठा लेता है और झील के किनारे पहुंच जाता है। उसके हिसाब से हाल में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वे सब उसी बदसूरत गुड़िया की वजह से थीं। इसलिए वह कुमानटोंग को झील में फेंक देता है। लेकिन तभी उसे झील के दूसरी ओर एक परछाई दिखाई देती है। वह शक्ल पिछली रात दिखी औरत की आत्मा जैसी लगती है। सच जानने के लिए सैचुन हिम्मत करके नाव से दूसरी तरफ जाता है। वहां जमीन खोदी हुई दिखाई देती है। उसे वही संगीत वाला डिब्बा भी मिलता है जिसे उसकी माँ ने पहले फेंक दिया था। सैचुन को समझ आता है कि नीचे जरूर कुछ और दबा हुआ है। वह फावड़ा लेकर खुदाई शुरू करता है। उसने बहुत तरह की बातें सोची थीं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वहां एक औरत की लाश दबी होगी और वह लाश उसकी पुरानी प्रेमिका की थी। सैचुन समझ नहीं पाता कि उसकी पुरानी प्रेमिका यहाँ कैसे मरी, लेकिन वह अंदाजा लगाता है कि उसकी माँ जरूर सच जानती है, नहीं तो वह संगीत वाला डिब्बा इतनी जल्दी क्यों फेंकती। उधर कुनन खुद रात का खाना बनाकर क्लारा के पास लाती है और उसे गरम गरम पीने को कहती है। झगड़ा न बढ़े इसलिए क्लारा वह सूप पी लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी क्लारा को एहसास होता है कि सूप में जहर मिला हुआ था। असल में कुनन ने यह सब इसलिए किया था ताकि उसका बेटा उसके पास ही रहे। वह केटी को भी मारना चाहती थी, लेकिन समझदार केटी पहले ही बिस्तर के नीचे छिप गई थी। उसी समय सैचुन भी वापस आ जाता है और अपनी माँ से जवाब मांगता है। तब कुनन मजबूर होकर सच कबूल करती है। वह बताती है कि उसकी पुरानी प्रेमिका भी वही जहरीला सूप पीकर मरी थी। वह संगीत वाला डिब्बा उसी लड़की का था। सैचुन यह सोचकर टूट जाता है कि उसकी जिद्दी माँ ने उसके लिए 2 लोगों की जान ले ली। वह अपनी माँ को सजा भी नहीं दे सकता, इसीलिए चुपचाप दर्द सहता रहता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय पुरानी प्रेमिका की आत्मा कुमानटोंग लेकर केटी के सामने आ चुकी थी। वह अभी अभी मरी हुई क्लारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह सैचुन की ओर दौड़ती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती है। इसके बाद वह अपने मुंह से काला पानी निकालती है और क्लारा को फिर से जीवित कर देती है। फिर वह कुनन के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे चाकू से अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है। जब केटी को पता चलता है कि उसकी माँ जिंदा हो गई है,
तो वह कुमान टोंग लेकर माँ के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी उसका भाई, जो अब एक खतरनाक आत्मा बन चुका था, अचानक पीछे से आता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। यह सब क्लारा अपनी आंखों से देख लेती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि उसका बेटा इतना निर्दयी हो गया है। आखिरकार वह दर्द भरे दिल से कुमान टोंग को तोड़ देती है और अपने बेटे को दोबारा जीवित करने की इच्छा हमेशा के लिए छोड़ देती है। कहते हैं, जो इंसान मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर कोई किस्मत बदलने की कोशिश करता है तो उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।